नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम सभी लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन बताया था। उस यूरोपीय कंपनियों के आगमन में ही चर्चा कर रहे हैं। आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। और तीसरी बात, आप यदि वीडियो ये सब सारे फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको स्पेक्ट्रम है, एनसीईआरटी है, घटनाचक्र जैसी पुस्तकें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। यदि आप पढ़ते हैं तो आपको रिकॉल होगा, वहाँ रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो कंटेंट में ज़बरदस्त रहता है। आप शुरू से अंत तक देखिएगा। इससे पहले मैंने जब पढ़ाया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो उस स्तर में मैंने केवल यही पढ़ाया था कि कैसे पुर्तगाली यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे पुर्तगाली यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहे हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बताया शुरू में 5 मिनट की कहानी के तौर पर समझिएगा कि 15वीं-16वीं सदी के आसपास भारत में क्या हो रहा है। बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है, खासकर उत्तर भारत में ज़्यादा ही लड़ाई चल रही है। हालांकि दक्षिण भारत भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि बहमनी विजयनगर साम्राज्य की उठापटक चल रही है। दूसरी तरफ देखें, यूरोप में जो देश थे वहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र में विकास हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड में विकास हो रहा है, बहुत सारे स्तर पर तकनीकों में विकास हो रहा है, प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। अब देखा जाए, उनमें से एक देश इटली है। 12वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक पूर्व के क्षेत्र में व्यापारिक एकाधिकार इटली ने जमाए रखा। अब खासकर इटली का व्यापारिक एकाधिकार और इटली का पूर्व क्षेत्र में व्यापार का एक कारण रहता है कि इटली का यात्री मार्को पोलो 13वीं-14वीं शताब्दी में चीन की यात्रा करता है और पूर्व की सारी समृद्धि की जानकारी कहाँ देता है? इटली में। तो इसीलिए इटली जो है पूर्व के व्यापारिक क्षेत्र पर, पूर्व का जो है व्यापारिक क्षेत्राधिकार था, उसने पूरी तरीके से नियंत्रण रखा। जब इटली जो है कैसे, कौन से मार्ग से धन लाता जाता, जो इटली का व्यापार देखा जाए पूर्व से, तो किसका मार्ग का यूज करता था, किस मार्ग का यूज करता था? एक तो फारस की खाड़ी से ईरान, इराक तक माल पहुंचाता था, वहां से स्थल मार्ग द्वारा जेनेवा और कहाँ, वेनिस तक माल पहुंचता था। दूसरी तरफ वह लाल सागर से होता हुआ अलेक्जेंड्रिया तक पहुंचता था। अलेक्जेंड्रिया से भूमध्य सागर के द्वारा वेनिस तक सामान पहुंचता था। विलासता की वस्तुएं होती थी, यहाँ सस्ते दामों में ले जाता था और वहाँ पर महंगे दामों में बेचता था। अन्य वस्तुएं, मसाला इत्यादि भी होता था। अब वेनिस की समृद्धि से प्रभावित होकर पुर्तगाल और स्पेन ने भी क्या करना शुरू कर दिया? व्यापार करने का प्रयास करना शुरू किया। उसी में से स्पेन निवासी कोलंबस निकलता है 1492 ईस्वी में। निकलता तो पूर्व की ओर है, लेकिन पहुंच जाता है पश्चिम में, उत्तरी अमेरिका की खोज कर बैठता है, या उत्तरी अमेरिका पहुंच जाता है। उत्तरी अमेरिका की खोज हो गई। फिर दूसरा यात्री मैंने बताया था, कौन था? बहुत फेमस, उसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। वो निकलता है क्या लीजिए पूर्व की खोज करने, भारत की खोज करने, लेकिन वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप तक 1487 में पहुंचता है और 1487 तक पहुंचने के बाद 1488 में वहां से वापस फिर आ जाता है। मतलब केप ऑफ गुड होप से, यदि मान लीजिए ये अफ्रीका था और ये समझिए भारत से पहुंच जाता है यहाँ तक, लेकिन वो यहाँ तक दूरी नहीं तय करता है, यहीं से फिर कहाँ पहुंच जाता है? पुर्तगाल अपने वापस पहुंच जाता है। फिर एक और मैंने नाम लिया था उसमें, राजकुमार हेनरी, जिन्हें क्या कहता है कि इनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। क्लियर? ये सारी चीजें हमने की थी। फिर इसके बाद मैंने बताया था 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट पहुंचता है। उसमें गुजराती यात्री अब्दुल मजीदी का साथ होता है। वास्को डिगामा अपने साथ 2 जहाजों के साथ पहुंचता है। वास्को ने कितने जहाजों के साथ कालीकट पहुंचता है? 2 जहाजों के साथ। और कौन मार्गदर्शन कर रहा होता है? अब्दुल मजीदी। फिर वास्को ने बहुत यहाँ से अचूक संपत्ति प्राप्त करता है, या जो है यहाँ से इतना ज़्यादा प्रोडक्ट ले जाता है, वहाँ बहुत महंगे दामों में बेचकर बहुत अचूक संपत्ति ला लेता है। तो वास्को डिगामा बहुत ज़्यादा जब प्रसिद्ध हुआ जाता है, तो वहाँ के और व्यापारी इधर आने के लिए आकर्षित होते हैं। तो वहाँ का सम्राट किसको भेजता है यहाँ के लिए? किसको भेज रहा है? अब भेजता है किसके नेतृत्व में? मैंने बोला था कैब्रेल, अल्वारेज कैब्रेल के नेतृत्व में डोमियो जो है डियाज के साथ 13 जहाजों और 1200 सैनिकों के साथ फिर से भारत में भेजता है। और भारत में जब वो पहुंचते हैं, जब कालीकट, तो वहाँ जमोरिन का विरोध झेलना पड़ता है। इसीलिए वो कहाँ से अचूक संपत्ति प्राप्त करते हैं? कोच्चि से, कन्नौर कोच्चि से प्राप्त करके वो भी वापस चले जाते हैं, बहुत सारा धन लेके यहाँ से, या कह लीजिए बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट लेके जहाँ पे बड़े दामों में बेचते हैं, बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। बताते हैं फिर अक्टूबर 1502 में
फिर वास्को डी गामा कहाँ आता है? भारत आता है, फिर वापस यहाँ से जा नहीं पाता है। क्लियर? अब देखा था मैंने एक और चीज, 1503 में पहली व्यापारिक कोठी या पहला यूरोपीय व्यापारिक किला कहाँ पर बनाया गया था? कोची में बनाया गया था। उसमें किसका योगदान था? अल्बुकर्क का था। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था जो है पुर्तगाली शक्ति की स्थापना करने के लिए किसका योगदान माना जाता है? जिसको बनाया किसको बनाया गया था? अल्मीडा को। अल्मीडा को हम लोग समझ रहे हैं 1509 में गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को उसने क्या किया था? पराजित किया था। अल्मीडा के बारे में, अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी और कॉर्टेज व्यवस्था भी चलाई थी। अभी मैं जिक्र आगे करूंगा कॉर्टेज व्यवस्था का। क्लियर? फिर जो है इसके बाद मैंने पढ़ा था किसके बारे में? अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो अल्बुकर्क के बारे में क्या कहा जाता है? उसने बताया, उसके बारे में बताया जाता है कि उसे वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कहा गया। प्लस उसने धर्म परिवर्तन पे ज़्यादा जोर दिया, हिंदू महिलाओं से विवाह इसलिए किया। प्लस उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से क्या छीन लिया था? गोवा छीन लिया था। आगे 1530 में गोवा क्या बनती है? पुर्तगालियों की राजधानी भी बनती है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कैसे क्या पुर्तगालियों का विस्तार हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको जो पुर्तगालियों को लिंक कर दिया जाता है मुगलों से, अंग्रेजों को लिंक कर दिया जाता है मुगलों से। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए उस दिन में करा रहा था प्रीवियस ईयर में। मॉन्सरेट एक नाम आया था, एक डॉन मेंडोसा नाम आया था। ऐसे नाम आ जाते हैं तो उसमें टेंशन आती कौन कहाँ से। एक अभी पीसीएस 2022 में पूछा गया था कि हॉकिंस तुर्की का विद्वान था, तुर्की भाषा में उसको बहुत नॉलेज थी। तो ये जब स्टोरी पढ़ोगे, जब मैं बताऊंगा तो वहाँ निकल के आएगा। जहांगीर जब हॉकिंस से मिलता है, हॉकिंस से ज़्यादा प्रभावित क्यों होता है? इतना अन्य से प्रभावित हॉकिंस के अलावा नहीं हो पाया था जहांगीर। क्यों? क्योंकि जहांगीर को तुर्की भाषा की बहुत ज़्यादा पकड़ थी और तुर्की किसकी मदर लैंग्वेज थी? मुगलों की। तो वो जहांगीर से तुर्की भाषा में बात करता है, इंग्लिश में नहीं बोलता है। किस भाषा में बोलता है? तो जहांगीर ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। कुछ कारण रहते हैं, वो सारी चीज़ें। और पीसीएस में क्वेश्चन आता है हॉकिंस किसके समय आया था? जहांगीर के समय था। और दूसरा लाइन लिखा था जो है हॉकिंस तुर्की भाषा का ज्ञान रखता था। इस तरीके की लाइन थी। मुझे कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया, कहाँ से लाइन उठाई गई, इस पूरी कहानी से वो लाइन उठाई गई थी। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। होता क्या है थोड़ा सा देखते हैं। पुर्तगाल के बारे में आज फिनिश कर देंगे। इसके बाद पुर्तगाल के अंग्रेजों को हम स्टार्ट कर देंगे। पुर्तगाल के बाद डच आएगा, डच के बाद अंग्रेज। ठीक है? देखते हैं क्या क्या मामला है। जो हम लोग देखें पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे हैं। पुर्तगाली क्या है मामला है इनके बारे में। होता क्या है, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स फिफ्थ, प्रथम नहीं कहते हैं, फिफ्थ, ये स्पेन के सम्राट हैं। स्पेन के सम्राट चार्ल्स फिफ्थ ने हिंद महासागर में दावेदारी को छोड़ दिया। दावेदारी को छोड़ा। अब हिंद महासागर में दावेदारी को छोड़ा और वो फिलीपींस तक अपने को सीमित रखते हैं। फिलीपींस से मनाली जो है मनीला है, वहां तक अपने को क्या करते हैं? सीमित रखते हैं। अब जो फिलीपींस जो हिंद महासागर में दावेदारी को छोड़ रहे हैं, अब हिंद महासागर पर किसका नियंत्रण बढ़ जाएगा? जिससे पुर्तगालियों का, किसका? पुर्तगालियों का या पुर्तगाली का कहाँ बढ़ गया पावर? हिंद महासागर में, या हिंद महासागर में एकाधिकार हो गया। हिंद महासागर में क्या हुआ? एकाधिकार। हिंद महासागर में इनका एकाधिकार हो गया। तो ये भी लिंक करके कुछ ना कुछ पूछ सकता है। ठीक है? फिर जो हम लोग देखें आगे का मामला क्या हो रहा है। जब पुर्तगालियों का जहाँ विस्तार देखते हैं तो हम लोग देखते हैं 1531 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किसको जीता? इन्होंने जीता चौल। 1531 में किसको जीत लिया इन्होंने? चौल। 1532 में इन्होंने किसको जीत लिया था? दीव। और 1534 में इन्होंने किस पे कब्जा कर लिया? लगभग बेसिन पे भी कब्जा कर लिया। और सालसेट द्वीप, वह किस पे कब्जा कर लिया? सालसेट द्वीप पर भी क्या कर लिया? कब्जा किया। और 1536 आते आते इन लोगों ने अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। जे कन्नौर है,
ठीक है, भावनगर है, होनहार है, होनहारा है, होनहारा है, भटकल है, भटकल इत्यादि क्षेत्रों पर इनका क्या हो गया, नियंत्रण बढ़ गया। तो खास कर याद रखिएगा, चौल है, 32 है, दीव है और बेसिन है, सालसेट है, कन्नौर, भावनगर, भटकल, होनहारा, इन क्षेत्रों में भी कौन नियंत्रण बढ़ा लिया अपना, किसने बढ़ा लिया, पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया इन क्षेत्रों में। क्लियर। फिर जो देखा जाए पुर्तगालियों के बारे में देखते हैं, पूर्व वाले क्षेत्र में खासकर आगे बढ़े, जो ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर मसूलीपट्टनम पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यहाँ पर कौन पड़ता है, मसूलीपट्टनम। इसी के पास नीचे आओगे क्या पड़ा, पुलिकट। तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर जो है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम तथा पुलिकट, तथा पुलिकट, बंदरगाह का प्रयोग, बंदरगाह का प्रयोग, बंदरगाह का प्रयोग वस्त्र एकत्रित कर, बंदरगाह प्रयोग वस्त्र एकत्रित करके, एकत्रित कर निर्यात किया। क्लियर। यह वस्त्रों को एकत्रित कर क्या किया, निर्यात किया। मतलब जो है यहाँ से जो कपड़ों का व्यापार कहाँ से होता था, खासकर मसूलीपट्टनम और इधर क्षेत्र से पुलिकट। ठीक है, अब आ जाइए, तो कोरोमंडल तक याद रखिएगा। फिर इन लोगों ने और जो है क्षेत्र पर कब्जा किया, नागपट्टनम पर भी अधिकार किया, नागपट्टनम, पट्टनम बंदरगाह का प्रयोग, मलक्का जैसे क्षेत्रों में व्यापार के लिए किया, जैसे क्षेत्रों में व्यापार है। तो ये सब इनके क्षेत्र चल रहे थे। फिर इन लोगों का देखा जाए केवल पूर्व वाले कोरोमंडल पे ही नहीं थे, फिर लोगों ने कोंकण तट, कोंकण तथा मालाबार तट पर, मालाबार तट पर नियंत्रण करते हुए, किस पर, मालाबार तट पर नियंत्रण करते हुए, अच्छा वहां पर इन्होंने किसका व्यापार किया, खासकर काली मिर्च का। जैसे जो काली मिर्च है, खासकर काली मिर्च, काली मिर्च है, अदरक है, दालचीनी है, हल्दी है, चंदन है, इनका व्यापार किया। यहाँ से निर्यात करते थे, चंदन इत्यादि का यहाँ से व्यापार हो रहा था। क्लियर। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं क्वेश्चन पेपर कठिन बन जाए तो ये सब लाइन कहीं आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, जब आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें सब मिलता है। फिर हम देखते हैं पुर्तगालियों का मामला और क्या हो रहा है। अब देखते हैं बढ़ कैसे जा रहा है। अब पुर्तगालियों ने इसे अपना व्यापार कर ही रहे हैं। पुर्तगाली अब क्या देखते हैं, पुर्तगालियों थोड़ा सा आगे देखते हैं मामला क्या होता है। अब पुर्तगालियों का देखते हैं धार्मिक विस्तार क्या है, पुर्तगालियों के बारे में धार्मिक विस्तार क्या है। देखिए, पुर्तगाली के गवर्नर कह लीजिए, वायसराय हुए, उन्होंने पुर्तगालियों के बारे में बताया क्या। ये लोग एक तलवार और ईसा मसीह, दूसरे एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ईसा मसीह को लेकर इन्होंने भारत में प्रवेश किया। जब यहाँ बहुत सारा सोना देखा तो ईसा मसीह को रख दिया कोने में और सोना समेटने लगे। सोना समेटने के लिए इनको दूसरे की हाथ की भी जरूरत पड़ी तो इन्होंने तलवार भी रख दी। ठीक है, और फिर इस तरीके से ये कमजोर हो गए और बाद में जो शक्ति आई, डच वगैरह आया, इनको क्या कर दिए, फिनिश कर दिए। ये मतलब अपना बचाव नहीं कर सके। इनके बारे में एक गवर्नर ने ही कहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, इनके विषय में इनका धार्मिक विस्तार देखते हैं। क्या है धार्मिक विस्तार के बारे में देखें क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, खासकर जेसुइट वाला, अकबर के संबंध में जेसुइट धार्मिक विस्तार में ध्यान देगा। जो धार्मिक विस्तार में देखा जाए तो सबसे मेन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट धार्मिक विस्तार में क्या होता है, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के मूर इनके शत्रु थे, लेकिन इन्हीं की मदद से, इन्हीं की मदद से भारत में
इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया, मुसलमानों का उत्पीड़न किया। मुसलमानों ने क्या किया? उत्पीड़न किया। अब देखिए, अब जो हम लोग आगे धार्मिक नीति में इनको देखते हैं, तो इनका धार्मिक नीति में उद्देश्य क्या था कि कैसे भी ईसाई धर्म को क्या करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। खासकर जैसे अल्बुकर्क प्रयास कर रहा था हिंदू महिलाओं से विवाह करके उनको ईसाई में बदलने के, ऐसे बहुत सारे प्रयास हो रहे थे। अब जो हम लोग देखें इसके बारे में, आगे बढ़ रहे हैं, देखिए क्या होता है। 1542 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, 1542 ईस्वी में जेसुइट का आगमन हुआ, जेसुइटों का आगमन हुआ, ये जेसुइट का आगमन। अब जेसुइट कौन है? रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य होता था। जेसुइट क्या होता? रोमन, ईसा मसीह के बताते हैं, ईसा मसीह संबंधित रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य, ठीक है। रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य, रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य। जो जेसुइट कौन होते थे? रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य के रूप में होते थे। तो कहा जाए भारत में 1542 में जेसुइट का आगमन हुआ। अब क्या होता है, अकबर के विषय में कहा जाता है। अकबर कैम्बे में जब था 1572 ईस्वी में, कैम्बे में अकबर 1572 ईस्वी कैम्बे में यूरोपीय ईसाइयों से मिला था, यूरोपीय ईसाइयों से मिला, यूरोपीय ईसाइयों से मिला। अब यूरोपीय ईसाइयों से कौन मिलना है? अकबर। फिर बताया जाता है, होता क्या है, एक होते हैं कैब्रेल। अब अच्छा, कैब्रेल कौन है ये ध्यान रखेगा। कैब्रेल हैं गोवा के वायसराय के दूत, गोवा के वायसराय के दूत, गोवा के वायसराय के दूत कौन है? कैब्रेल ने अकबर से मुलाकात की। मतलब अकबर का संबंध किससे देखा जाने लगा? अकबर का संबंध पुर्तगालियों से होने लगा एक हिसाब से, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब अकबर इनसे मिल रहा है, फिर 1500 बताते हैं, फिर अकबर से कह सकते हैं जूलियन पेरेरा, अकबर ईसाई पादरी जूलियन परेरा एवं चर्च के और भी पादरी थे, चर्च के अन्य पादरी से मिला। और अकबर जब मिला तो अकबर के अंदर दिलचस्पी आई किसको जानने की? ईसाइयत के बारे में जानने की। मतलब अकबर ने इस प्रकार ईसाई धर्म से संबंधित ज्ञान क्या किया? प्राप्त किया। फिर होता क्या है जो हम लोग आगे कड़ी में देखते हैं, 1578 ईस्वी में पुनः कौन मिलता है? कैब्रेल 1578 ईस्वी में पुनः कैब्रेल अकबर से मिला। जब अकबर से ये पुनः मिला तब अकबर ने ईसाई धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे। ईसाई धर्म से संबंधित क्या पूछे? संबंधित प्रश्न पूछे, जो यह सटीक नहीं बता पाया, जो यह सटीक नहीं बता पाया। अब ये सटीक नहीं बता पा रहा है तो अकबर के अंदर दिलचस्पी जाग रही है। अकबर की क्या दिलचस्पी जाग रही है? तो अकबर ने इसी दिलचस्पी को पूरा करने के लिए अकबर ने 1579 ईस्वी में गोवा के वायसराय को
दो पादरियों को भेजने संबंधी पत्र लिखा। क्लियर? तो दिमाग में रखेगा भेजने संबंधी पत्र लिखा। अब जो है 1580 में रुडोल्फो तथा मॉन्सरेट के नेतृत्व में, या रुडोल्फो तथा मॉन्सरेट मेन भूमिका में थे। एक ईसाई दूत मंडल या ईसाई मिशन आता है, ईसाई मिशन आया, समझ रहे हैं? तो कब वो ईसाई मिशन आ रहा है? किसके संत कौन है, कौन से जिनके नेतृत्व में ईसाई मिशन आ रहा है? रुडोल्फो तथा मॉन्सरेट के नेतृत्व में क्या आता है? 1580 में ईसाई मिशन आता है। तो क्वेश्चन आता है कि मॉन्सरेट तथा रुडोल्फो ईसाई मिशन किसके समय आया था? ठीक है, कहाँ पहुंचा है मिलने? फतेहपुर सीकरी में पहुंचा। ये प्रथम मिशन था, ये इस प्रथम ईसाई मिशन था। ये जो है प्रथम जो है अकबर ने जो बुलाया था इन लोगों को मिलने के लिए, तो प्रथम बार जो कोई आ रहा है मॉन्सरेट, और कौन आ रहे हैं? एक मिशन, एक मतलब कह सकते हो ग्रुप के तहत, एक ग्रुप के तहत कौन आ रहे हैं? मॉन्सरेट और कौन आए थे? रुडोल्फो। फिर जो है अकबर ने जब दोबारा बुलाया तो दूसरा ये मंडल कौन, ये दूत मंडल कह लीजिए, या कह लीजिए जो है दूसरा पादरी मंडल कब आ रहा है? 1590 में आया। और तीसरा पादरी मंडल ये आ रहा है 1595 में। तो अकबर के समय कितने पादरी मंडल आए थे? ये कितने मिशन आए थे? एक जो है, हाँ, एक कौन सा था? कौन सा एक है आपका? 1580, उसका नाम याद रखिएगा, जो पहला मंडल है उसका नाम आता है मॉन्सरेट। और जो है रुडोल्फो किससे मिलने, किस शासक से मिलने दरबार में पहुंचे थे या फतेहपुर सीकरी पहुंचे थे? तो अकबर टिक लगाओगे। फिर दूसरा लाहौर में आता है 1590 में, वापस जाता है 1592 में। फिर तीसरा आता है 1595 में। तो अकबर इतना प्रभावित हुआ था तो इन लोगों को बुलाने लगा था। क्लियर? तो ये भी याद रखेगा। क्वेश्चन एक बार एग्जाम में मॉन्सरेट का, मॉन्सरेट किसके समय में आया था दरबार में? तो किसके समय आया? अकबर के समय। ठीक है, तो देख लीजिएगा 1580 में, 1580 ईस्वी में रुडोल्फो तथा मॉन्सरेट फतेहपुर, मॉन्सरेट पादरी फतेहपुर सीकरी में उपस्थित हुए। फिर जो है दूसरा ईसाई मिशन, का आगमन कह लीजिए कब आया? 1590 में। और तीसरा ईसाई मिशन, ईसाई मिशन के लिए ईसाई दूत मंडल, ईसाई मंडल कह लीजिए, ईसाई मंडल। फिर ईसाई मंडल कब आया? 1595 ईस्वी में। क्लियर? तो दोनों हो गए 1590 और 1595। क्लियर? और ये दोनों जो हैं कहाँ पे आए थे? ये लाहौर में आए थे। कहाँ आए थे? ये लाहौर में आए। क्लियर? अकबर से मिलने पहुंचे थे। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समझ में? थोड़ा सा धार्मिक व्यवस्था संबंधी से पूछ लेता है। तो अकबर से जेसुइटों का मिलन हुआ। जेसुइटों में हम लोग समझ सकते हैं जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले थे, पादरी वगैरह, उनसे अकबर मिलता था। अकबर ने बहुत ज़्यादा इनसे शिक्षा प्राप्त की, ईसाई धर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया लगभग। लेकिन इन लोगों को बहुत खुशी हो रही थी कि अकबर के दरबार में जा रहे हैं, इसका मतलब अकबर हमारे धर्म को प्रमोट करेगा और बहुत सारे लोगों को क्या कर देगा? ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराने में मदद करेगा और खुद भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा। लेकिन अकबर ऐसा नहीं था। शायद अकबर इनको दिखावा कर रहा था। शायद अकबर चाहता था कि इनसे हमें पुर्तगाली बंदूकें इत्यादि क्या हो जाएं? प्राप्त हो जाएं। जहांगीर भी इनको बहुत तरजीह देता है, पुर्तगाली ईसाइयों को या ईसाई मिशनरियों को कौन पर बहुत तरजीह देता है? जहांगीर भी। यहाँ तक कि मुगल काल में ईसाई मिशनरियों को धन दिया जाता था प्रचार प्रसार करने के लिए, और जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग थे उनको भी सहायता दी जाती थी। क्लियर? ये किससे संबंधित बातें हैं? मुगल और पुर्तगाली। आगे बढ़े। जहांगीर ने भी, हम इसमें लिखे रहे हैं, जहांगीर ने भी ईसाई पादरियों का सम्मान किया।
क्योंकि जहांगीर अपने पिता का विद्रोह करना चाहता था, पिता के विरुद्ध विद्रोह करना, जो जहांगीर अपने उसमें लगा था कि हमको पुर्तगालियों की क्या मिल जाए, मदद मिल जाए, उनका सम्मान वगैरह कर देंगे, उनके पादरी वगैरह का, ठीक है। लेकिन शाहजहां ने इनको तरजीह नहीं दी, तरजीह नहीं। क्लियर। अब हम लोग देख रहे हैं क्या क्या मामला है, बेसिक चीजें, ये सब चीज देख लिए थे, आगे बढ़ रहे हैं फिर से, देखिए क्या हो रहा है। अब मामला क्या, 1609 ईस्वी में, 9 ईस्वी में गोवा का वायसराय, गोवा का वायसराय डॉन मेंडोसा बना, डॉन मेंडोसा बना। कौन बना? डॉन मेंडोसा बना, ठीक है। कौन गोवा का वायसराय बना? डॉन मेंडोसा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या मामला हो रहा है। 1508 में, 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में हॉकिंस, अंग्रेजी यात्री हॉकिंस जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर से मिला, ठीक है, जहांगीर से मिला। क्लियर। अब बताते हैं जहांगीर से मिला तो इसने जहांगीर को उपहार दिया, बताते जो उपहार दिया वो लगभग 25,000 सोने के सिक्कों के बराबर था। तो जहांगीर क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हो गया। प्लस जहांगीर से इसने तुर्की भाषा, मतलब भाषा में क्या किया, बात किया जहांगीर से। और तुर्की उस समय मुगलों की क्या थी, मातृभाषा थी, मदर लैंग्वेज थी। तो जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ। जहांगीर ने 30,000 नगद वेतन के साथ इसको 400 मनसब, 400 वाली क्या दी, या 400 मनसबों वाली मनसबदारी दे दी। किसको दे दी? और साथ में मुबारक खान, या मुबारक नाम से एक व्यक्ति थे आर्मेनिया के, मुबारक से उनकी बेटी का इससे क्या करा दिया, विवाह करा दिया। तभी कहता है आर्मेनिया की स्त्री से इनका क्या करा, विवाह करा। तो मुबारक खान की बेटी थी जो कि आर्मेनिया का था, मुबारक खान, उसकी बेटी से इनका क्या करा दिया, विवाह कराया। और प्लस हॉकिंस को एक कौन सी उपाधि दे रहे हैं, कौन सी उपाधि दी, इंग्लिश खान। अब आइए मैटर कहाँ शुरू हो रहा है। अब किसको सबसे ज्यादा जलन हो रही है, पुर्तगालियों को लग रहा है सारा एकाधिकार किसको मिलने वाला है, अंग्रेजों को। बहुत परेशान करते, लड़ाई झगड़ा करने पे वो मादा हो जाते हैं, कौन, पुर्तगाली। इतना ज्यादा ये परेशान हो जाता है फिर हॉकिंस, पुर्तगालियों की नीतियों के कारण, प्लस मुगलों की अस्थिरता वाली नीति, कोई इनकी एक बात नहीं रह रही है। तो 1611 ईस्वी में कहाँ चला जाता है, वापस यहाँ से चला जाता है। क्लियर। कौन, कैप्टन हॉकिंस। अब यहाँ पर मैटर क्या आता है, तो जॉन मेंडोसा इतना ज़्यादा गुस्सा गया था तो उसने पूरी तरीके से क्या कर दिया, जो जहांगीर द्वारा एक मुकर्रर खान या मुकर्रर एक नाम का व्यक्ति भेजा जाता है मिलने के लिए, तो मेंडोसा उसको मिलने से क्या कर देता है, मना कर देता है। और कहता है हमारी लड़ाई हो गई है जहांगीर से, एक हिसाब से। तो जहांगीर धीरे से क्या करता है, इसके जितना भी व्यापार हो रहा था उस पर कर लगा देता है, टैक्स लगा देता है। ये फिर गड़बड़ा जाता है मेंडोसा, फिर किसी के माध्यम से जहांगीर से एक हिसाब से संधि समझौता कर लेता है। यहाँ तक मैटर चलता है। तो यहाँ पर कुल मिला के याद रखेगा, जहांगीर के समय जॉन मेंडोसा का नाम आएगा। क्वेश्चन आएगा, जॉन मेंडोसा गोवा का वायसराय, पुर्तगाली वायसराय था, ये किसके समय समकालीन था, तो वहाँ किसको लगा बेटे, जहांगीर को। प्लस अब बात आ रही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। 1612 ईस्वी में क्या होता है, एक ड्रैगन कहे, जहाज का नाम क्या है, ड्रैगन जहाज के साथ एक और ओशिएंडर जहाज होता है, उसके साथ जो नेतृत्व कर रहा होता है अंग्रेजी अधिकारी, जिसका नाम था थॉमस बेस्ट। उसने क्या किया, स्वापल्ली नामक जगह पर पुर्तगाली जहाज को क्या कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया और उसको गर्त में डाल दिया। मतलब पूरी तरीके से पुर्तगालियों को क्या कर दिया, उसने पराजित कर दिया। जहांगीर की नौसेना बहुत कमजोर थी, जहांगीर इससे बहुत प्रभावित हुआ था। जहांगीर क्या हुआ, इससे बहुत प्रभावित हुआ और किसके पक्ष में जाने लगा, फिर अंग्रेजों के पक्ष में
जाने लगा। कौन? जहांगीर। तो क्वेश्चन आता है कि जो है स्वापल्ली की लड़ाई कब हुई? 1612 ईस्वी में। ठीक है, किसने जो इसमें कौन सा अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? थॉमस बेस्ट ने। और ये किसके समय हो रहा है? किस मुगल शासक के समय? अब कौन सा मुगल शासक इससे प्रभावित हुआ? ऐसा जगह स्वापल्ली की लड़ाई में पुर्तगालियों को अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट द्वारा पराजित किया गया। फिर दूसरा सेंटेंस आएगा, यह घटना मुगल शासक जहांगीर के समय में हुई। तो दोनों बातें क्या है? सही है। क्लियर? तो इसको भी हम जोड़ के लिख रहे हैं यहाँ पे 1612 ईस्वी में स्वापल्ली, स्वाली नामक स्थान पर अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगाली को पराजित किया। पुर्तगाली सेना को क्या किया? पराजित किया। इसको बात करते हैं पुर्तगाली सेना। तो 1612 ईस्वी की बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा बढ़े। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग और क्यों देखें पीछे स्थिति में। तो अकबर हो चाहे आपके उससे पहले बंगाल के शासक महमूद शाह हो, इन लोगों ने पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो एक बात इसको देख लेते हैं, जो 1536 में भी एक लाइन यहाँ पे देख लें। 1536 ईस्वी में क्या होता है? बंगाल का शासक होता है, बंगाल का शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को चटगांव या जो है सतगांव कहेंगे, सतगांव में फैक्ट्री लगाने की अनुमति थी। अनुमति थी। और अकबर ने इनको कहाँ फैक्ट्री लगाने की अनुमति थी? ये भी याद रखेगा, हुगली में अनुमति थी। अकबर ने इनको हुगली में फैक्ट्री लगाने की क्या दी? लगाने की अनुमति थी। ठीक है, अब देखिए 1532 में ये 1632 ईस्वी में शाहजहां एक बड़ी सेना भेजता है और हुगली पर से क्या कर लेता है? हुगली पर इनको बाहर भगा के कब्जा कर लेता है। पुर्तगालियों को पराजित करके क्या करता है? कब्जा करता है। वही हुगली जिसमें फैक्ट्री लगाने की अनुमति किसने दी थी? अकबर ने दी थी। तो याद रखेगा 1632 में जो है पुर्तगालियों को किस शासक ने वहां से पराजित करके वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था? शाहजहां ने। 1632 में कौन होगा? हालांकि चल कौन रहा है? अभी चल रहा है कौन? और उसका जो मामला किसका देखा जाए? शाहजहां का, क्योंकि उसका जहांगीर का समय कब तक रहता है? 27 तक। तो 1632 में कौन है? हुगली से पुर्तगालियों को शाहजहां ने वापस किया। शाहजहां ने बाहर किया। बताया था 3 महीने तक ये प्रारंभ हुआ था मामला, 3 महीने तक चला था मामला। 3 महीने के बाद इनको फाइनली क्या किया था? बाहर कर दिया था पुर्तगालियों को। क्लियर? तो क्वेश्चन है 1632 में हुगली से किस शक्ति को पराजित किया गया था या बाहर किया गया था? पुर्तगालियों को किसने किया था? शाहजहां ने। और टाइम पीरियड याद रखेगा, शाहजहां ने कब किया था? 1632 में। अब हम लोग आगे फिर बढ़ रहे हैं। ये सब हम लोग ने देख लिया। तो ये सब चीज़ें कहाँ तक हम लोगों को लाई हैं कि पुर्तगालियों का मामला क्या क्या रहा और किन किन संदर्भों में हमने देखा इनको। क्लियर? अब आइए भी लिस्ट एक हम देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन अच्छे लेवल का बनता है, यूपीएससी या समीक्षा अधिकारी में भी वैसे क्वेश्चन आने लगे हैं। पुर्तगाली शक्ति का या पुर्तगाली शक्ति के अस्त का कारण भारत में क्या रहा, या पुर्तगाली शक्ति अंततः भारत में कैसे पराजित हो गई, इसके कारण वहाँ 4-5 पॉइंट दे देगा तो आप सुनेगा।
इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन जो मैं टेस्ट सीरीज में रखूँ या कहीं भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते तो आ जाते हैं। पुर्तगाली शक्ति का विघटन का कारण या पुर्तगाली शक्तियों का भारत में दमन कैसे हुआ, या इनके अंत का कारण यहाँ पर क्या रहा। सबसे पहला कारण तो यही है कि इन्होंने स्पेन के साथ दोस्ती की, और जब 1580 में स्पेन पराजित होने लगा, इसके साथ साथ इनके भी दुर्गति शुरू हो गई। 1588 में अंग्रेजों ने पूरी तरीके से स्पेन की नौसेना व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, तो ये भी नौसैनिक रूप से क्या पड़ गए, कमजोर पड़ गए। तो ये भी कारण में से है, स्पेन का डूबना, समझो इनको लेके डूबना। एक कारण कौन रहा, स्पेन वाला। दूसरा कारण यहाँ पर कुलीन तंत्र, व्यापारिक जो तंत्र से ज़्यादा समाज, जो कह लीजिए सामाजिक रूप से प्रभावित था, तो एक ये भी कारण वहाँ पे आ सकता है ऑप्शन में। तो यहाँ का कुलीन तंत्र व्यापारिक या व्यापारियों के जो है व्यापारियों से ज़्यादा सामाजिक प्रभाव रखता था। इनको सामाजिक प्रभाव इनका क्या था, कम था। तरजीह समाज में इनको क्या दी जा रही थी, कम दी जा रही थी। कहाँ के व्यापारियों को, पुर्तगाल के व्यापारियों को। जब व्यापार को तरजीह कम दी जाएगी तो कैसे ये डेवलप हो पाएगा। दो कारण हो गए। फिर तीसरा कारण, राजा यहाँ के सम्राट का निरंकुश होना। क्या होना यहाँ के सम्राट का निरंकुश होना। एक फितोरिया वर्ड आता था। फितोरिया क्या होता था, ये अपनी नौसेना को सपोर्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए नौसैनिक अड्डे बना लेते थे। क्या बना देते थे, नौसैनिक अड्डे। कहीं द्वीप है उस पर फितोरिया के रूप में। तो इस फितोरिया को उन लोगों ने क्षेत्रीय शासन स्थापित करके वहां पर राजनीतिक शक्ति का उदय नहीं किया। मतलब फितोरिया को उन्होंने केवल व्यापारिक दृष्टि से यूज किया, वहां पर राजनीतिक व्यवस्था स्थापित ये नहीं कर पाए। करते तो शायद मजबूत होते। क्लियर। फिर और आ जाए हम लोग देख लें क्या क्या पॉइंट मैंने बताया आपको। फिर जो देखा जाए और अदर पॉइंट में, कहीं ना कहीं जो आने वाली जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, उनसे इनकी सैन्य क्षमता या कहिए लड़ने की क्षमता या कार्य क्षमता क्या हो गई, पीछे रह गई। या आने वाली जो यूरोपीय शक्तियों से प्रतिस्पर्धा में क्या रह गए, पीछे रह गए। और भी कारण क्या हो सकते हैं, इनका ब्राज़ील की ओर रुझान क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया था। इधर ये जो कैब्रेल हमने कहा था, उसने किसकी खोज की थी, ब्राज़ील की। तो इनका इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा हो गया, वहाँ पे हो गया। और फिर खासकर डचों का और अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया जाना, इनको पीछे कर दिया जाना, ये भी इनके अस्तित्व का क्या होता है, कारण रहता है। और भारत के कुछ ही क्षेत्रों में ये अपना क्या बना पाते हैं, अपना अड्डा बना पाते हैं, फैक्ट्री स्थापित कर पाते हैं। ये भी इनका क्या हो गया, अस्तित्व का कारण था। क्लियर। तो कुछ पॉइंट्स लिखिएगा जो है, बस पॉइंट में बता रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने बताया आपको क्या है, 1580 में स्पेन का पराजित होना, स्पेन का पराजित होना। 1588 ईस्वी में स्पेन की नौसेना का अंग्रेजों द्वारा तहस नहस करना। कुल मिला के स्पेन के साथ इनका रिलेशन है। स्पेन कमजोर तो ये भी कमजोर। इतने पावरफुल पॉइंट नहीं है, लेकिन मैंने जानकारी दी। हाँ, फिर आ जाइए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, राजा का निरंकुश होना, सम्राट का निरंकुश होना, सम्राट का निरंकुश होना। फिर देखा जाए जो एक और पॉइंट देखा जाए, हम लोग देखते हैं सम्राट का निरंकुश होने के साथ साथ क्या पॉइंट है, कुलीन तंत्र का व्यापारियों से ज्यादा सामाजिक प्रभाव, व्यापारियों से, कुलीन तंत्र का व्यापारियों से, कुलीन तंत्र को व्यापारियों से ज्यादा तरजीह दिया जाना, ज्यादा तरजीह दिया जाना। फिर क्या हो सकता है, और क्या मैंने बताया था, फितोरिया मैंने बताया था नौसैनिक अड्डा, सहायता है तो नौसैनिक अड्डा होता था। फितोरिया को स्थानीय, फितोरिया पर स्थानीय शासन न स्थापित कर पाना। फिर देखा जाए भारत में
धार्मिक असहिष्णुता, भारत में इनकी क्या है, धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता। भारत में धार्मिक रूप से क्या है, ये बहुत असहिष्णु है, यहाँ के लोगों को नहीं मान रहे हैं। प्लस धार्मिक रूप से क्या है, धर्मान है। धर्मान मतलब जो हर चीज को अपने ईसाई धर्म से ही दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इनको क्या हो गया, असफल का इनके कारण रहा, यहाँ पे नहीं अपने को स्टेबल कर पाए। और इनके क्या होते हैं कमी कारण, आने वाली यूरोपीय शक्तियों से मुकाबला न कर पाना, मुकाबला न कर पाना। सम्राट का जो है व्यापारिक क्षेत्रों पर नियंत्रण क्या रहता है, कुछ ज्यादा रहता है, थोड़ा भी स्वतंत्रता ये लोग नहीं दे रहे हैं। मतलब सम्राट का है बहुत ज्यादा नियंत्रण किस पे रहता है, इनके व्यापारिक गतिविधियों पर रहता है, तो स्वतंत्र होना चाहिए तभी तो व्यापार हो पाएगा, तो ये भी कारण रहता है। प्लस ब्राजील ब्राजील की ओर ध्यान देना, ठीक है, ब्राजील की ओर ध्यान देना। ये सब क्या है, इनके जो है पुर्तगालियों का भारत में अपने एक शक्ति के रूप में स्थापित न होने का कारण यही है। लंबे समय तक शक्ति के रूप में स्थापित इसी कारण पुर्तगाली भारत में नहीं हो पाए, यह पुर्तगाली शक्ति का भारत में विघटन है। क्लियर। तो ये सब हम लोगों ने पुर्तगालियों के विषय में बताया था। अब मैं कुछ और बता देता हूँ, यहाँ पे चल रहे हैं, एक लिस्ट में खोला हूँ, उस लिस्ट को आप फटाफट देख लेंगे, ठीक है। अभी टाइम है कि नहीं, हो जाएगा लिस्ट भी आराम से, ठीक है। लिस्ट को हम लोग पूरी तरीके से देख लेते हैं, इसको याद भी कर लेगा। ये सब मैंने स्लाइड के फॉर्म में बताया है, इसी में मैं लिस्ट खोल रहा हूँ, देखिए। ये साफ शायद नहीं थोड़ा आ रही हो, लेकिन इसके सन वगैरह भी देख लीजिएगा, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें टाइम आपका बच जाएगा, दिख रहा होगा ना आपको, लाइव में यही लड़ाई चलती रहती है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। हाँ देखो तो इंपॉर्टेंट है 1498 में जो मैंने पढ़ाया था, डेट वाइज चीजें कि ये सारी चीजें मैं हर टॉपिक के बाद कराऊंगा, इतने सन वाले होंगे, लास्ट में रिजल्ट क्या क्या पॉइंट्स वाइज है, ठीक है। 17 मई जोड़ लेगा। 1498 को क्या होता है, वास्को डिगामा ने कालीकट तक की क्या की थी, यात्रा की थी। मतलब 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट पर पहुंचा था। उस समय वहां का शासक कालीकट का कौन था, हिंदू शासक जमोरिन था, उसने इनका क्या किया था, भव्य स्वागत किया था। क्लियर। फिर आइए 1503 में बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलान आता है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कहाँ बनाया था, कोची में बनाया था। क्लियर। फिर जो हम लोग देखें, अभी मैं सन आपसे पूछ लूंगा, तभी बहुत काजी देखिएगा, बहुत सारे सन भी हो जाएंगे एक साथ। तो ये तो आप बोनस में है, इनको जोड़िए ही ना, पता है समझिए। 1505 में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कहाँ पे स्थापित किया था, कन्नूर में। ये जो याद रखेगा, कभी कोई दूसरा पूछ लेगा, कन्नूर का संबंध लिख देगा वहाँ 1505। तो 1503 में ये कहाँ स्थापित कर रहे हैं अपना पहला दुर्ग, कोची में। और 1505 में अपना पहला दुर्ग, दूसरा दुर्ग कहाँ स्थापित कर रहे हैं, कन्नौर में। फिर आ जाइए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का क्या बनाया गया था 1505 में, 1505 में गवर्नर भी बनाया गया था। क्लियर। तो ये भी रखेगा 1505 में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, फ्रांसिस डी अल्मीडा को क्या बनाया गया, गवर्नर। फिर मैंने ये भी बताया था 1509 में अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है। फिर 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या बनाया गया था, वायसराय बनाया गया था। क्लियर। और 1503 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या बनाया गया था, पुर्तगाली स्क्वाड्रन बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखेगा। फिर आगे बढ़े, अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। ये कब किया था, 1510 में, नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा। 1510 में क्या कर लिया था, अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था। क्लियर। बढ़े आगे चलिए, तो इतने सब दिमाग में रहेंगे। 1498 जहाँ है, जहाँ 1503 आए, जहाँ 1505 आए। 1505 में दो घटनाएं हो रही हैं, एक तो कन्नूर में दूसरा दुर्ग बन रहा है, एक अल्मीडा गवर्नर बन रहा है। क्लियर। और 1509 में क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं, एक तो अल्मीडा जो है गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़ों को पराजित कर रहा है, और 1509 में ही कौन बन रहा है, अल्फांसो अल्बुकर्क क्या बन रहा है, वायसराय बन रहा है। क्लियर। और 1510 में उसके बाद सीक्वेंस आ जाए सेट करने को, तो बीजापुर के सुल्तान से गोवा का छीन लिया जाना, सीक्वेंस आ सकता है।
फिर 1511, जैसे मैंने कहा था 1512 तक मलक्का और हरमुज क्षेत्र पर नियंत्रण होता है, तो यहाँ पे टुकड़ों में से लिख दिया है। 1511 में मलक्का पर किसका नियंत्रण होता है? पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया था। किसके? मलक्का पर। मलाया द्वीप में स्थित किस पर? मलक्का पर अधिकार कर दिया था। तो उस समय कौन होता है? अल्बुकर्क होता है। फिर आइए 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो सबसे याद रखेगा, भूलना नहीं है। सबसे पहले इधर मलक्का पास ज्यादा है, तो 1511 मलक्का और 1515 हरमुज की खाड़ी या हरमुज पर कब्जा करना। ठीक है, तो याद रखेगा। आगे बढ़े, फिर देखते हैं हम लोग हैं यहाँ पर आइए वायसराय, ये भी इंपॉर्टेंट है। वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु, सीक्वेंस सेट करने को आ जाए तो आप कर नहीं पाओगे। तो वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु कब हो गई? 1515 में। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग देख रहे हैं हाँ, पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। दिमाग में रख सकते हो, 1530 में पुर्तगालियों ने क्या बनाया? गोवा को अपनी राजधानी के रूप में बनाया 1530। इस समय कौन चल रहा है? नूनो डी कुन्हो। ठीक है, गवर्नर कौन चला? नूनो डी कुन्हो। ठीक है, अभी रखेगा। फिर 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। हालांकि पुर्तगालियों का द्वीप पर अधिकार हो चुका है कब? 1534 में। ठीक है, तो 34-35 लिखा है, 35 लिख दिया, कोई बात नहीं। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार किया। तो याद रख सकते हो, 34-35 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार किया था और 59 में किस पर कर लिया? दमन। तो दमन और द्वीप समझ रहे हो? ठीक है, दमन और द्वीप पर अधिकार सीक्वेंस रखा, पहले द्वीप है फिर क्या है? दमन, सीक्वेंस में। फिर आ जाइए 1566 में पुर्तगालियों और तुर्कों के बीच एक समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा, तुर्कों पुर्तगालियों के बीच समझौता कब हुआ? 1566 में। फिर आइए 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया। डचों ने, खासकर इनका व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया में चलता था। जब काली को जो है नागपट्टनम से ये व्यापार कर रहे हैं, ये जो व्यापार कर रहे हैं मछलीपट्टनम से, तो कहाँ व्यापार होगा? जब ये भारत के इस तट पे हैं ये सब, तो इधर दक्षिण पूर्व एशिया, तो इनका व्यापार कहाँ होता था? दक्षिण पूर्व एशिया। अब उस पर कौन कब्जा कर ले रहा है 1596 में? डच। ठीक है, फिर आइए 1612 में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया। ठीक है, सूरत में सूरत के पास से स्वाली पड़ता था, वहां पर पुर्तगालियों को इसने पराजित कर दिया था अंग्रेजों ने। क्लियर। फिर जो हम लोग देखें 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का दुर्ग भी छीन लिया। तो क्वेश्चन आ जाए कि डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का जो जीता था, इन्होंने मलक्का का दुर्ग वगैरह बनाया था, वो भी छीन लिया कब? 1611 में। 1596 याद रखेगा, दक्षिण पूर्व एशिया से अधिकार छीने ले रहे हैं डच, किससे? और फिर 1600 हम लोग एंट्री कर रहे हैं। 1612 में पुर्तगालियों को कौन पराजित कर रहा है? अंग्रेज पराजित कर रहे हैं। और फिर 1641 में डचों को पुर्तगालियों से मलक्का दुर्ग छीन लिया जाता है। फिर आइए 1659 श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया। देखिए, अल्बुकर्क ने श्रीलंका पर भी नियंत्रण किया था, अल्बुकर्क ने मलक्का पे भी किया था, अल्बुकर्क ने हरमुज पे भी किया, अल्बुकर्क ने यमन के पास पड़ता है सकोत्रा द्वीप, सुना ना सकोत्रा, उस पर भी अधिकार किया था, मतलब वहां पर भी नियंत्रण थोड़ा बहुत रखता था। और सुमात्रा द्वीप पर भी उसने किला वगैरह बनवाया था। कौन था ये? अल्बुकर्क। तो यहाँ पे कौन सा द्वीप जा रहा है? किसके? श्रीलंका पर भी कोई नियंत्रण था उसका। तो श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया कब? 1659 में। और 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों पर डचों ने क्या कर लिया? जीत लिया। तो याद रखेगा 1659 1663। देखो डचों का 1641 59 63, 41 मलक्का दुर्ग का छीन जाना, 59 में किसको? श्रीलंका से बाहर चला जाना इनका, श्रीलंका मतलब बाहर चला गया, पुर्तगाली वहां से बाहर चला गया। और 1663 मालाबार के जो सभी दुर्ग पर कब्जा किसने कर लिया? डचों ने कर लिया। क्लियर। तो सीक्वेंस आ सकता है, मान लीजिए कठिन पेपर बने, बस यही आपके लास्ट पॉइंट थे। तो सर नीचे की कठिन ऊपर तो पता ही है, एक बार देख लेगा। 1663 में मालाबार पे जो व्यापार करते थे वो सारे हाथ से चले गए इनके, एक। फिर 1659 में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से चला गया, बाहर चला गया। फिर 1641 मलक्का जो है किस पे, जो कौन सा मलक्का दुर्ग छीन लिए। फिर 1612 स्वाली की लड़ाई हुई थी, उसमें भी पुर्तगालियों को पराजित होना पड़ा था। थॉमस बेस्ट अधिकारी थे उस समय अंग्रेजों के, उन्होंने पराजित किया था। फिर 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ठीक है। 1566 में पुर्तगालियों और तुर्कों के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ था। और 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार किया। 1535 करीब द्वीप पर भी क्या कर लिया था? अधिकार। देखा जाए 1500 के लास्ट तक आते आते, देखो लास्ट तक आते थे इनका मतलब 16वीं सदी के अंत तक इनका मामला क्या होने लगा? डाउन होने लगा। और कौन शक्ति बन के उभरने लगा? डच। क्लियर।
कहा जाए 17वीं सदी के पहले दशक तक इनका मामला क्या हो जाता है, पूरा लगभग क्लियर ही हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब पुर्तगालियों को कायदे से पुर्तगालियों को पढ़ लिया है। अगली क्लास में डच, अंग्रेज, ठीक है, इनको पढ़ते हैं, और फिर डेनिश, फ्रांसीसी, डेनिश का ज़्यादा कुछ है नहीं मामला, फिर फ्रांसीसी। 2 क्लास में लगभग आपका क्या, 2 से 3 क्लास में लगभग आपका यूरोपीय शक्तियों का आगमन समाप्त हो जाएगा। आप कोई भी बुक प्रीवियस ईयर की उठा लीजिए, चाहे किसी भी प्रकाशन की उठा लीजिएगा, उससे क्वेश्चन करोगे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, चाहे मैं करवा दूंगा, जो आप बुक बताओगे उस बुक से कराएंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ हो जाएगा वहाँ से, अधिकांश प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, चलो तो आज के लिए इतने रखते हैं इसमें। फिर जो है कल के टॉपिक में हम लोग किसको देखेंगे, डचों के बारे में देखेंगे, और फिर उससे अंग्रेजों के बारे में देखेंगे। क्लियर, और जैसे ये सब समाप्त होगा फिर अंग्रेजों की सत्ता बढ़ती है प्लासी की वजह से, बक्सर की वजह से, वहाँ पर भारतीय शासकों की कहानी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। क्लियर, आज के लिए